नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सून पर। और आशा करता हूं कि इस संक्रमण के दौर पे आप सभी सुरक्षित होंगे। जैसा कि हमारे देश में लॉकडाउन अब उठ चुका है, लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लॉकडाउन उठने के साथ हम अपनी लापरवाही ना बरतें और जो सतर्कता है उसको हम अपने आंखों के पर्दों से ना उठने देंगे। बहुत आवश्यक है। हाल फिलहाल में ऐसी खबरें देश से आ रही हैं, दुनिया से आ रही हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद एकदम से लोगों का जमावड़ा बनता आ रहा है। और होता इससे ये है कि हम लोग फिर बहुत जल्दी दूसरों को दोषी करार करना शुरू कर देते हैं, कभी अस्पतालों को, कभी डॉक्टर साहब लोगों को, कभी वकीलों को, तो कभी हमारे कोर्ट की जो व्यवस्था है या फिर जो सरकार है उनको। तो ऐसा ना करें। थोड़ा सा मैं समझता हूँ आप संकल्प लें, एक दृढ़ संकल्प लें और सोचें कि देश की जो सुरक्षा है वो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाता है और आप सभी के हाथ में है। क्योंकि अगर नेशनल इमरजेंसी होगी और ऐसे में अगर एक नेशनल फिर से हम पैंडेमिक नहीं फेस करना चाहिए, तो ऐसे में मेरी आप सबसे अपील है इस चैनल के थ्रू कि आप सब लोग सुरक्षित रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में जो एक छोटी सी हमने मुहिम शुरू की है, हम देश दुनिया से नामी गिरामी चेहरे आपके समक्ष लेके आते हैं, उनकी जीवन गाथा आप तक प्रस्तुत करते हैं और उनसे कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने का हमारा प्रयास रहता है। इसी श्रृंखला के श्रेणी में आज हमसे एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, श्री अनुज अग्रवाल जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम को। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी। और अनुज जी का मैं थोड़ा सा वर्णन दे दूं कि अनुज जी एक बहुत ही बहुचर्चित वकील हैं। इस वक्त वो दिल्ली सरकार के और दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में एज एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल। आप पहले बाकी दो सरकारों का, यूपी और एनडीए का भी, पिछले 10 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने उनका भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही यूनिक कोलैबोरेशन है। पेशे से अनुज जी सीए भी रह चुके हैं और लॉयर भी हैं आज की तारीख में। तो एक अपने आप में समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है हमारे दर्शकों के लिए, जो युवा दर्शक हैं या जो बाकी जो नॉन लीगल जो हमारी फ्रेटर्निटी हमारे चैनल से जुड़ी हुई है, वो आपकी यात्रा से बहुत कुछ सीखेंगे। अनुज जी, ज्यादा और बात ना करते हुए अपने आप को यहीं पे विराम दूंगा और जो हमारी एक सवाल जवाब की श्रृंखला होती है उसको शुरू करने से पहले मेरा एक परंपरागत सवाल रहता है अपने अतिथियों से। तो ये है कि अपने जन्म, अपनी शुरुआती पढ़ाई और अपने सफर के बारे में हमें बताएं। और ये बताएं कि आपने कॉमर्स तो पहले की, तो कॉमर्स करने की आपने क्यों सोची, और कॉमर्स करने के बाद ये जो वकालत का आपने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे वकील बनना है, वो आपने कैसे लिया? उस सफर को हमारे साथ साझा कीजिए। मैं बताता हूँ। जन्म मेरा 1981 का है और दिल्ली का ही है। और शुरुआती साल भी सब दिल्ली में ही निकले हैं। इनफैक्ट आई डिड नॉट हैव मतलब मेरे को मौका नहीं मिला ट्रैवल करने का इंडिया से बाहर टिल द टाइम आई ग्रेजुएटेड। उसके बाद ही मौका मिला। और सेंट जेवियर स्कूल है दिल्ली में, राजनिवास मार्ग। तो आई थिंक बचपन से ही हम लोग थोड़ा सा पावर सेंटर के आसपास ही रहे हैं। मतलब इट्स राइट, इट वी आर जो सेंट जेवियर स्कूल है, इट्स अ नेबरिंग स्कूल टू एलजी हाउस इन दिल्ली। तो वहीं पर पूरी पढ़ाई हुई है, फ्रॉम प्रिपरेटरी टिल 12th स्टैंडर्ड। और उसके बाद आपने पूछा कॉमर्स मैंने क्यों सिलेक्ट किया एज अ सब्जेक्ट। ऑल्दो मैं आपको मतलब ये बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इन द सेंस कि हर कोई मुझसे ये तो पूछता है कि आपने सीए और लॉ में से लॉ क्यों चूज किया, बट आज तक जनरली किसी ने ये नहीं पूछा कि कॉमर्स क्यों चूज किया। और ये बड़ा रिलेवेंट है, मतलब एक्चुअली क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट साइंस में था, बट फिर भी मैंने कॉमर्स चूज किया था। और शायद उसके पीछे रीजन ये रहा कि उस टाइम पर, मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड, कि ज्यादातर दोस्त जो थे सब कॉमर्स ले रहे थे। पैसा भी माना जाता है कि कॉमर्स में ज्यादा है जी। there was not much thinking behind it, but क्योंकि उस वक्त जितने भी मेरे दोस्त थे ज्यादातर सभी कॉमर्स ले रहे थे। एक ट्रेंड था कॉमर्स में आने का, एमबीए करने का। तो सोचा नहीं था कभी इतना कि आगे क्या करना है क्या नहीं, बट हाँ इतना था कि कॉमर्स साइंस से थोड़ी इजी होती है तो कॉमर्स कर लेते हैं। करनी तो वकालत ही है शायद बाद में, बिकॉज आई एम अ 3rd जनरेशन लॉयर। तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे एक्चुअली वो हम लोग ओरिजिनली बिलोंग करते हैं समालखा। देयर इज अ विलेज नियर सोनीपत, इन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। तो वहां से हम लोग दिल्ली आए थे। और दादाजी ने मतलब बेसिकली ये मूलाधार, मतलब एक तरह से शुरुआती जो थी उनकी तरफ से शुरुआत हुई थी इस प्रोफेशन में। एंड देन माय फादर फॉलोड हिज फुटस्टेप्स, ही इज आल्सो अ लॉयर। और तो वो टैक्स की प्रैक्टिस करते थे। अब टू आंसर लिटिल, आई मीन लिटिल इन डिटेल, कि वो टैक्स की प्रैक्टिस करते थे। तो मुझे लगता था कि
मैं अगर सीए करूंगा तो सीए करके आई कैन बी एन एसेट टू देयर फर्म। तो पहले मैंने ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लिया SRCC में, तो वहां पर बड़ा ट्रेंड था कि जो जितनी भी पॉपुलेशन थी कॉलेज की वो डिवाइडेड थी इन 2 हाफ्स, या तो जो सीए कर रहे थे हाफ लोग, और हाफ लोग MBA के लिए कैट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते थे। तो मैंने सोचा कि सीए इज मोर बेनिफिशियल, तो इसलिए सीए ज्वाइन कर लिया। अब सीए ज्वाइन करने के बाद कभी ये भी ध्यान नहीं दिया कि सीए का काम क्या होता है, बस कोर्स कर लिया बिकॉज इट वाज कॉम्प्लीमेंट्री, सब्जेक्ट्स वर कॉम्प्लीमेंट्री विद बीकॉम ऑनर्स, तो वो चलता रहा। तो बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड इंटरमीडिएट लेवल वाज कंप्लीट, एंड उसके बाद फिर फाइनल एग्जाम्स रह गए थे। तो मैंने अपने फैमिली में ये क्लियर कर दिया था कि मैं शायद वकालत ही करूंगा, बट अगर सीए के किसी एग्जाम में मैं रह गया या पास नहीं हुआ तो मैं दोबारा नहीं दूंगा जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, दैट इज ओके। तो बट एज लक वुड हैव इट, मतलब एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते चले गए एंड आई डिडंट हैव टू रिपीट। तो सीए कंप्लीट हुआ बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माय सेकंड ईयर ऑफ लॉ जी, और 1 साल का गैप था लॉ कंप्लीट होने में। तो आई joined a CA firm for 1 year alongside my law faculty in DU, Delhi University से। तो 1 साल वो दोनों साथ चले, और then I was even more sure कि I can't be a chartered accountant for rest of my life जी। तो and I came to this profession। तो जो पूरा objective था to join CA, to join my father's and my grandfather's firm as a chartered accountant, वो मतलब somewhere it got lost and I thought कि I'll be personally I would prefer litigation। तो मेरे को कोर्ट में जाने में और एक्चुअल वकील कहलाने में, क्योंकि टैक्स की प्रैक्टिस में you are mostly dealing with clients and desk job रहता है, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज या GST अथॉरिटीज, वैट अथॉरिटीज होती थी उस टाइम, तो उनसे ज्यादा आपको डील करना होता है। I thought कि I would be a better fit for court or the judicial system। तो इसलिए फिर मैंने वो साइड एक्सप्लोर ही नहीं करी ज्यादा। 1 साल के बाद I surrendered my COP, Certificate of Practice of CA, और मैंने लॉ ज्वाइन कर लिया 2004 में जी। आपकी इस यात्रा जो आपने वकालत की शुरू की, उसमें मैं थोड़ी देर में आऊंगा। मेरे 1-2 सवाल जरा उभर के आते हैं आपकी इस जर्नी से जो आपने बताया, क्योंकि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आपने अपना बीकॉम किया, जो कि देश का एक सर्वोच्च कॉलेज माना जाता है, दिल्ली विश्वविद्यालय का नंबर 1 इनफैक्ट अगर मैं कहूँ, क्योंकि हर बच्चा जो कॉमर्स पढ़ता है उसका एक सपना होता है कि हम SRCC में भर्ती लें। उसके अलावा आपने सिर्फ बीकॉम नहीं किया, आप साथ में CA की भी तैयारी कर रहे थे वकालत पढ़ते पढ़ते, जो कम सुना जाता है, स्पेशली युवाओं में तो मैं समझता हूँ कम सुना जाता है कि लोग ये दोनों चीजें साथ कर लें। तो ये मेरा आपसे सवाल है अनुज जी कि जब आपने दाखिला लिया लॉ सेंटर लॉ फैकल्टी में SRCC के बाद, जब आप वकालत कर रहे थे और साथ ही में CA कर रहे, तो कितना कठिन रहा वो दौर? क्योंकि मैं समझता हूँ CA की पढ़ाई भी बहुत भारी भरकम पढ़ाई होती है और लॉ की पढ़ाई भी कोई हल्की फुल्की पढ़ाई नहीं है, कॉन्ट्ररी टू द पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि लोग समझते हैं कुछ नहीं किया तो वकालत कर ली। एक सवाल तो मेरा आपसे ये है। दूसरा, क्योंकि बहुत नए बच्चे इसको सुनते हैं जो भी कॉलेज में अपना अध्ययन कर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से मेरा आपसे एक सवाल और बनता है कि उस वक्त क्या आपने कोई इंटर्नशिप या कोई ऐसी करिकुलर एक्टिविटीज अपने लॉ स्कूल के दौरान की, कि आपको वक्त मिल पाया क्योंकि आप CA और वकालत साथ कर रहे थे, और उससे कितना आपके एक मैं कहूँगा ग्रूमिंग में फर्क पड़ा टू डिसाइड कि हाँ भाई अब मुझे CA नहीं, मुझे वकील ही बनना है। इसके 2-3 थोड़े मतलब I'll try to answer all these questions। जैसे बीकॉम ऑनर्स और CA के काफी सब्जेक्ट्स लाइक आई सेड कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट माय फोकस ऑलवेज थ्रू आउट यूज्ड टू बी माय CA एग्जाम्स, और CA एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं या मई में या नवंबर में, सो देयर इज ऑलवेज अ गैप ऑफ 6 months। तो मतलब वो वी यूज्ड टू शिफ्ट फ्रॉम मई टू नवंबर, नवंबर टू मई, मतलब उस तरह से फोकस रहता था हमारा। और CA के सब्जेक्ट्स करने के बाद आई वुड से कि 60 to 70% सब्जेक्ट्स आपके बीकॉम ऑनर्स के कवर हो जाते थे, जो मेन सब्जेक्ट्स होते थे, लाइक स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, ये सब CA में भी कुछ उनका मतलब यूजेज था। Theoretical subjects I was always poor in to begin with, and that is the reason science was my favorite। and
I'll share my strategy also. चलिए, Sure. 12th में आपको पता होगा जैसे DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेना होता है तो बेस्ट ऑफ 4 मार्क्स असेस होते हैं, एंड आई वाज वेरी पुअर इन थ्योरी, तो मुझसे रट्टा नहीं लगता था. अब कॉमर्स में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से इंग्लिश इज कंपलसरी, रेस्ट 3 सब्जेक्ट्स आर प्रैक्टिकल, मैथ्स, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स. तो इनमें आई हैड अ वेरी गुड होल्ड. इंग्लिश में भी ठीक ठीक रीजनेबल मार्क्स आ जाते थे, बट मुझे ये डर लगता था कि इसकी वजह से मेरे बेस्ट 4 थोड़ा कम हो सकता है, बट आई हैड नो चॉइस बिकॉज इट वाज अ कंपलसरी सब्जेक्ट. बचा बिजनेस स्टडीज, इट वाज अ थ्योरी सब्जेक्ट. तो मुझे लगा कि अगर मैं पूरे साल भी बिजनेस स्टडीज पढूं, जैसा कि मेरी टीचर चाहती है बिजनेस स्टडीज की, तो भी आई बेस्ट से बेस्ट आई कुड इमेजिन माई सेल्फ स्कोरिंग से अबाउट लेट, मतलब 70s में कुछ 80% तक मैं स्कोर कर लूंगा. बट बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आई कैन डेफिनेटली स्कोर 90+. तो इन एनी केस बिजनेस स्टडीज आई विल हैव टू ड्रॉप फ्रॉम द बेस्ट 4. तो व्हाई नॉट अलॉट दैट टाइम एंड उसको अपॉर्चुनिटी, मतलब यूज दैट अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर रेस्ट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स और 4 सब्जेक्ट्स रादर. तो मैंने बिजनेस स्टडीज को पूरे साल त्याग के रखा, और जो लास्ट के बस हमें एग्जाम से पहले 5 दिन मिले थे बिजनेस स्टडीज पढ़ने के लिए, मुझे इतना पता था 40 तो मैं ले ही आऊंगा अगर मैं बिना पढ़े भी चला गया. तो 5 out of 5 of those study leaves I prepared business studies only for 3 days. और वो उसमें से भी 2 दिन I prepared for mathematics, जो हमारा लास्ट एग्जाम था. तो दैट वे आई इंश्योर्ड कि मेरे बाकी 3 सब्जेक्ट्स में 90+ थे, एक में 95 थे, 2 में 92 थे, और इंग्लिश में आई स्कोर्ड 85. सो माय बेस्ट 4 रीच्ड 91 दैट वे. और बिजनेस स्टडीज में यू विल बी सरप्राइज्ड आई स्कोर्ड ओनली 68. तो तो अब जब कॉमर्स में आए, जब देखा कॉमर्स की पढ़ाई, तो सारी थियोरेटिकल ज्यादा थी बीकॉम ऑनर्स की. सीए की देखी तो सीए में भी थ्योरी बहुत ज्यादा थी, और सीए में जो प्रैक्टिकल आता था वो बड़ा ट्रिकी आता था. तो आई चेंज्ड माय मेंटल कंडीशनिंग एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर थ्योरी बेटर. तो सीए में भी और बीकॉम ऑनर्स में भी मैंने थ्योरी पे फिर फोकस करना शुरू किया, नई नई ट्रिक्स निकाली जिससे कि आई कुड रिटेन मोर पॉइंट्स एंड आई कुड रिटेन थ्योरी इन माय माइंड, और फिर उसको यूज करा टू give my exams. So that is, I mean, since you mentioned that young students may be watching, तो इसलिए आई एम जस्ट शेयरिंग दीज लिटिल टिप्स. फिर मैंने सीए में रादर, जो आप कह रहे हैं पढ़ाई मुश्किल है, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट. अब उसमें एक और स्ट्रैटेजी दैट आई अडॉप्टेड वाज, उसमें इनकम टैक्स का पेपर है. ऑब्वियसली ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नोन एज इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स मेनली. अब इनकम टैक्स या टैक्स का जो पेपर है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का, दैट अगेन इज अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट, एंड इट्स most of it is I would say 70% of it is practical. but वो practical में इतने मुश्किल questions देते हैं सर, मतलब आपको रियल लाइफ में क्लाइंट का सवाल उतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना कि वो एग्जाम में आपको जो टैकल करने के लिए देते हैं. वो चाहते नहीं कि आप सीए बने. हाँ जी. वो चाहते ही नहीं कि आप सीए बने. हाँ एग्जैक्टली. तो मैंने एक अडॉप्ट करी, और मैंने सोचा कि अगर मैं, जैसे बाकी लोग क्या करते हैं फाइनल के एग्जाम में इनकम टैक्स के सब्जेक्ट कुछ 3 से 4 महीने लगा देते हैं आउट ऑफ दो 6 months टू मास्टर दैट सब्जेक्ट, और बाकी सब्जेक्ट्स को 2 महीने में करते हैं, तो उससे उनके पास बाकी सब्जेक्ट्स में टाइम कम रहता है. इनकम टैक्स में वो पूरी जान लगा के भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में गलती कराते हैं, और फिर बड़ी लीनियंटली उनके मार्क काटता है एग्जामिनर. तो मैंने नाउ आई चेंज माई स्ट्रैटेजी टू थ्योरी ओरिएंटेड. मैं कहा 30 मार्क्स की थ्योरी आएगी इनकम टैक्स के पेपर में, उस 30 में से मुझे मिनिमम 25 लाना है, बचे हुए 70 में से मैं 15 ले आऊंगा. तो अगर मैंने ये एग्जाम 40 मार्क्स पे भी क्लियर किया एंड आई कैन डिवोट दोज 3 months, एक्स्ट्रा 3 months टू अदर सब्जेक्ट्स, तो आई एम श्योर मैं बाकियों में 60 ला सकता हूँ, बिकॉज आपको एग्रीगेट में 50% चाहिए होता. So I reversed my way of studying, and then what I did was कि
इनकम टैक्स आई एक्चुअली एंडेड अप स्कोरिंग 40 मार्क्स. यू वोंट बिलीव. हो सकता है एक या दो ग्रेस मार्क्स दे दियो एग्जामिनर ने तरस खा के, मुझे नहीं पता. भगवान उनका भला करे. बट बाकी सब्जेक्ट्स में आई स्कोर्ड 60 प्लस. तो मेरा जो एग्रीगेट था इट वाज अगेन 55 एंड आई क्लियर्ड द फाइनल्स, मतलब जो सीए फाइनल्स थे. तो पढ़ाई मुश्किल होती है, बट व्हाट आई ट्राइड टू हाईलाइट हियर वाज कि स्ट्रैटेजी, मतलब राइट स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब कुछ नहीं करके जा सकते हैं. और इस किस्मत तो है ही कि जो आप पढ़कर गए हैं वो एग्जाम में पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, बिकॉज नोबडी कवर्स 100% ऑफ द कोर्स. बट लाइक आई सेड कि अगर आप स्ट्रैटेजाइज करें अपनी से स्ट्रेंथ के हिसाब से, so that is the key to it. In fact, I think ये फॉर्मूला शायद लाइफ में हर चीज पे लागू होता है कि अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स की पहचान है और आप उनको यूज करने के लिए एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करें तो दैट विल वर्क आई थिंक एवरीवेयर. जी, स्पेशली खासकर लाइफ में जैसा आपने बताया कि स्ट्रैटेजी बड़ा जरूरी है, स्पेशली वकालत में बहुत जरूरी है. इनफैक्ट क्योंकि आपसे जज साहब से ही मिल रहे हैं, दूसरे वकील से मिल रहे हैं, वो वेरी स्मार्ट इन स्ट्रैटेजी. तो पर मैं अपने सवाल पे वापस आता हूँ कि जब आप लॉ स्कूल में साथ में सीए करे थे, आपने अपनी स्ट्रैटेजी तो बहुत बखूबी बच्चों को बताई. इसमें लॉ के दरमियान आपको कोई वक्त मिला इंटर्नशिप वगैरह करने को जब आप थे लॉ स्कूल में? हाँ, मैंने किया लॉ में इंटर्नशिप की, बट ज्यादा लंबी नहीं, वही 1-1 महीने की जैसे इंटर्नशिप. उस टाइम पर बहुत पॉपुलर भी नहीं था इंटर्नशिप मॉडल. और 3 इयर्स लॉ में तो सही बताऊं तो हम लोग अब जो आजकल व्हेन वी सी द यंगर जनरेशन, ऐसा लगता है कि बहुत अवेयर हैं वो लोग, और हमें तो बहुत कम नॉलेज थी उस टाइम पर. वी वर वेरी लेस अवेयर अबाउट थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस. मे बी इंटरनेट इज आल्सो अ रीजन कि जो एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन है वो बहुत बढ़ चुकी है. बट एट द सेम टाइम यस, जो हमारे जैसे मेरे, लाइक आई सेड माय ग्रैंडफादर वाज अ लॉयर, तो जो उनके फ्रेंड्स थे प्रोफेशन में, किसी कभी उनको ऑफिस ज्वाइन किया या मतलब इनफॉर्मल टाइप रहा, बट यस आई विटनेस्ड कोर्ट्स विद देम, उनके ऑफिस में देखा और ऑब्जर्व करके बहुत लर्न करने को मिलता है जी. तो वो मौका मिला, डेफिनेटली मिला. जी. तो अब आ जाते हैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी पे. मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखी, आपका पोर्टफोलियो मैंने चेक किया, उसमें शुरुआती तौर पे बिफोर आई थिंक यू टर्न इनटू फुल फ्लेजेड लॉयर, आपने शायद 1 साल सीएस फर्म में भी काम किया है. 2003 जी, सीए फर्म में. तो वो जरा अपना दौर बताएं, वो सीए फर्म का आपका दौर कैसा रहा, बकायदा काम सीखने में, हाउ हैज दैट हेल्प यू, एंड ऑल्सो कंसिडरिंग कि आपके दादाजी, आपके फादर साहब खुद भी इतने एस्टेब्लिश ही हैं, वो आपको कितना हेल्प करता है वकालत में आज की तारीख में. और फिर उसका अगला मेरा सवाल आ जाएगा जब फिर हम शुरू करेंगे आपकी वकालत की पढ़ाई पे, पर पहले मैं उस 1 साल पे जानना चाहता हूँ. हाँ जी. वो फेज मेरे लिए बड़ा ही डिफरेंट था और बड़ा स्पेशल था, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट फुल फ्लेजेड वर्किंग ऑफिस, जहाँ से कि फर्स्ट सैलरी भी मिली मुझे, सो टू से. और इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट व्हेन आई जॉइंड द सीए फर्म. और एक फर्म है, एक कंपनी थी जो सीडीज बनाती थी, मोजर बेयर, बड़ी फेमस कंपनी रही है अपने टाइम पर, और उनकी सीडीज आती थी, तो उनका अकाउंट ऑडिट करने का मुझे मौका मिला था, मतलब एज अ पार्ट ऑफ द टीम. तो आई वाज हेल्पिंग द सीनियर पार्टनर ऑडिटिंग द अकाउंट्स. और रोज लगभग 3 से 4 बार डांट पड़ती थी, और बड़ी जबरदस्त वाली डांट पड़ती थी. जो मेरे सीनियर थे वो ही वाज नोन टू बी वेरी श्रूड, तो सब उनसे डरते थे, मैं तो कांपता ही था. तो घर से माहौल काम करने का, लाइक आई सेड, उससे पहले जो इंटर्नशिप्स भी की वो मोर लाइक फैमिली फर्म्स थी, तो वहां पर वो लिहाज में ही बात होकर और रह जाता था. तो बट ये बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था. फिर पहली बार सीए जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई, मेरे फादर साहब ने मुझे गाड़ी दिलवा दी थी खुश होकर. तो गाड़ी लेकर, उस टाइम पर मैं नॉर्थ दिल्ली रहता हूँ, तो वहां से ग्रेटर नोएडा जाना होता था. तो अभी तो दूर लगता ही है, उस जमाने में तो वो दूसरा प्लैनेट लगा करता था कि कहाँ जाता है बेटा. मतलब वो बड़े कंसर्न रहते थे. मेरे लिए बड़ा एलैबोरेट सा लंच भी पैक होके जाता था साथ में, जिसमें अचार से सैलेड से लेके सब कुछ होता था. और वहां जाकर जो है, आई थिंक वी यूज्ड टू रीच द प्लांट बाय से 9 o'clock इन द मॉर्निंग, और हम रात के 12 बजे निकलते थे ग्रेटर नोएडा से. तो बहुत लंबी जर्नी होती थी पूरे दिन की, और घर पहुंचते थे करीब 1:30 बजे रात को.
और अगले दिन सुबह फिर निकल जाते थे 7:30 बजे। तो मतलब इट वाज अ वेरी स्पेशल पीरियड। अब सोचो तो बड़ा प्राउड भी फील होता है, ज्यादा प्राउड फील होता है। उस वक्त तो लगता था कहाँ फंस गए। बट दैट एक्सपीरियंस taught me lot many things कि एक तो प्रेशर में कैसे काम करना है ये समझ में आया, लॉन्ग आवर्स कैसे काम करना है ये पता लगा, और सीनियर होकर आपको कैसे नहीं बिहेव करना है ये भी पता लगा। तो तो आई till date make sure that I am not harsh with my associates, unless and until there is a point which is to be brought home कि उसके लिए थोड़ा सा अगर वो रिपीटेडली कोई एक मिस्टेक करें तो उसको थोड़ा सा मतलब समझाना जरूरी हो जाता है। अदरवाइज मतलब आई ट्राई टू नॉट एक्ट लाइक माय बॉसेस, मतलब जो कई बार वहां पर जो मुझे फेस हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा डिसीजन था सीए ना करने का कंटिन्यू, उसमें शायद वो एक्सपोजर भी कहीं ना कहीं played on my mind कि I felt little demotivated। मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद ये काम नहीं कर सकता हूँ जिंदगी में, जबकि अब और भी कारण थे, कई कारण थे, बट दैट वाज वन ऑफ द रीजन इन माय माइंड कि शायद आई एम नॉट मेड फॉर दिस वर्क। और उसका ये रीजन रहा कि शुरू में आपको गलतियों पर अगर कोई प्यार से समझाकर मतलब उसको रीअप्रिशिएट कर दे कि दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू, तो आई थिंक इट वर्क्स बेटर देन कि आपको एक डांट 2 दिन तक याद रहे और आप डिमोटिवेटेड रहे अगले 2 दिन तक काम ना कर पाए। तो उससे तो आई थिंक दैट वाज वन रीजन एंड दैट हैज हेल्प्ड मी इन सेवरल अदर वेज। मतलब इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्हेन यू आस्क मी कि मतलब उसके बाद जब मैंने लॉ ज्वाइन करा और यहाँ पर जब मैंने देखा अपने सीनियर्स को, तो आई फाउंड इट कंपैरेटिवली इजियर टू डील विद देम। तो उस यात्रा पे मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ, क्योंकि आपने इतनी बड़ी अच्छी बात कही कि जब भी कोई भी नवयुवा नवयुवती जब भी अपना करियर शुरू करते हैं तो एक अच्छा उनको मेंटर मिलना, एक अच्छा सीनियर मिलना, एक बॉस मिलना, मैं समझता हूँ कि एक तकदीर की बात होती है। हम उनकी कई अच्छी बातें आत्मसात करना चाहते हैं, पर जो ये जो लताड़ होती है जो लगातार अगर पड़ती रहे किसी को, तो कहते हैं ना कि बीज को अगर आप रोपते हैं तो उसको पेड़ बनने में, फलदायी होने में सालों साल लग जाते हैं। और अगर आप उस बीज पे सिर्फ मिट्टी डालते रहेंगे, डांट की मिट्टी अगर मैं उसको कहूँ, तो पौधा कभी पनपेगा ही नहीं, डर के मारे वो सिकुड़ के अंडरग्राउंड और हो जाएगा, तो आपने बड़ी वो दब जाता है। तो आपने यही बोला कि आप अपनी प्रैक्टिस में, अब आपको मेरे ख्याल से 17 साल से आप अपना चेम्बर रन कर रहे हैं, तो आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें हम आएंगे। मतलब 12-13 साल से अपना चेम्बर कर रहा हूँ, 3-4 साल आई वाज एसोसिएटेड विद डिफरेंट ऑफिसेस। जी, तो उसमें मैं आपकी उस जीवन की कड़ी पे आना चाह रहा हूँ जहाँ पे आपने अपने 3 अब सीए बनने के बाद आप वकालत की दुनिया में आ गए। आपको लगा शायद थोड़ा प्रेशर कम होगा, व्हिच आई कैन टेल माय ऑडियंस की फार फ्रॉम रियलिटी प्रेशर बराबर रहता है, लेकिन शुरुआत में शायद चीजें फर्क हो सकता हो। तो उसके बारे में अरुण जी मेरा आपसे सवाल है कि वो 3 दफ्तर जहाँ पे आपने अपना शुरुआती दौर निकाला, उनके बारे में बताएं। क्या क्या आपने अपने सीनियर से सीखा और कैसे आप आज की तारीख में जब आप अपना ऑफिस चलाते हैं सुचारू रूप से, तो आप कैसे एक मेंटरशिप प्रोग्राम को लागू करते हैं अपनी लाइफ में और अपने एसोसिएट्स की लाइफ में? तो सबसे पहला तो जो मेरे लिए आप कहें, एक्चुअली मेरा फोकस और थैंकफुली सो, क्योंकि रूट्स अच्छी थी, फैमिली एस्टैब्लिश थी, तो ऐसा नहीं था कि मनी वाज नॉट माय फोकस, लर्निंग गुड वर्क वाज ऑलवेज माय फोकस। तो आई कुड मेक अ शिफ्ट फ्रॉम सीए टू लॉ, क्योंकि जहां पर मुझे एज अ सीए जो भी अमाउंट मिल रहा था एज अ बिगिनर, लॉ में आते ही वो अमाउंट 1/3 रह गया था जी। So I could make that shift because like I said ki focus was not on money. But then I realized law is a very different field, बहुत अलग जर्नी है यहाँ पर, और बड़ा डायनामिक प्रोफेशन है so to say। मतलब आप अगर सीए हैं, आप supposingly if you are not swift with your movements, अगर आप टेबल पे भी बैठ के पूरे दिन काम करना चाहते हैं, you can be an excellent CA still। बट लॉ में अगर आप लिटिगेटिंग लॉयर हैं, जब तक आप कोर्ट नहीं जाएंगे, कोर्ट्स के बीच में दौड़ नहीं लगाएंगे, थिंग्स कैन बी वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट फॉर यू। तो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दैट बेसिक, और उसके अलावा फिर आपको आर्टिकुलेशन स्किल चाहिए, आपको रिटन स्किल्स चाहिए, लैंग्वेज पे कमांड चाहिए, एक्सप्रेशंस चाहिए, मतलब हर तरह का स्किल आपको चाहिए एज अ लॉयर
to be able to establish yourself in this profession. तो उस तरीके से देखा तो आई स्टार्टेड विद मिस्टर महावीर सिंह, सीनियर एडवोकेट हैं, वो उस वक्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट में। तो जो मुझे फर्स्ट असाइनमेंट मिला फर्स्ट डे ऑफ आफ्टर लॉ क्लियर भी नहीं हुआ था अभी, मतलब लॉ का रिजल्ट आया था, एनरोलमेंट नहीं हुआ था जी। तो उसके बाद जब मैंने उनका ऑफिस ज्वाइन किया तो फर्स्ट डे फर्स्ट असाइनमेंट वाज ड्राफ्टिंग ऑफ एसएलपी। तो उन्होंने कहा ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये पढ़ लो, इसमें देख लो क्या ग्राउंड्स थे, हाई कोर्ट ने क्या अप्रिशिएट किया क्या नहीं अप्रिशिएट किया, इसके बेसिस पर एसएलपी बनाओ जी। अब मैंने उससे पहले कभी ना एसएलपी देखी ना मतलब कुछ देखा। उनके ऑफिस से रोज की मुझे याद है 5 या 6 एसएलपीज उस टाइम पर फाइल होती थी, बिकॉज ही वाज वेरी एक्टिव एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उस टाइम पे। तो मुझे उन्होंने दे दिया काम। अब वो जब मैंने देखना शुरू किया तो कुछ चीजें समझ में आई, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें दिमाग के ऊपर से निकल गई, बट ग्रेजुअली वो अगले 5-6 महीने में तो मैं उसको फाइन ट्यून करता रहा, समझता रहा, जजमेंट्स पढ़ी। देयर वर वेरी हेल्पफुल सीनियर कलीग्स जिन्होंने धीरे धीरे मेंटोर। वहां पे सर से तो मुझे डर लगता था जो मेन बॉस थे, क्योंकि वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी था, तो मैं उनके पास ज्यादा नहीं जाना चाहता था। बट जो बाकी के आसपास के लोग जी जो आसपास के ज्यादा लोग थे उनसे पूछ लेता था सवाल और अपना काम किसी ना किसी तरह चला लेता था। तो बट आई रिमेम्बर वेरी डिस्टिंक्टली एक मैटर उनका आर्ग्यूमेंट्स पे लगा हुआ था, वो टैक्स रिलेटेड था जी। और वो हरियाणा की कोई हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट से कोई एसएलपी आई थी। तो उन्होंने मुझे ये भी काम दिया कि इसके आर्ग्यूमेंट नोट बनाओ। तो अब मैंने वो पूरी एसएलपी का एक पेज पे, क्योंकि एग्जाम देते थे सीए के तो ज्यादा इतना बड़ा कोर्स होता था कि हमारे पास फाइनल नोट्स बनाने के लिए वो कंसाइज ही बनाने पड़ते थे। पूरा चैप्टर एक पेज में हमारा लिमिटेड हो जाता था ताकि फाइनल डे आपको टाइम ना लगे। तो मैंने उसी पैटर्न पे एक नोट बना दिया पूरा उनका। उन्होंने वो नोट पढ़ा और जो आगे जो आर्गुइंग काउंसिल थे उन्होंने भी वो नोट पढ़ा। तो उन्होंने स्पेशली बुलाकर पूछा ये नोट किसने बनाया। तो दैट वाज माय आई थिंक 3rd और 4th डे ऑन ऑफिस। तो दैट वाज अ वेरी मोटिवेटिंग। मुझे पहले तो लगा कि डांट पड़ेगी कि कर क्या रखा है, खिचड़ी सी पका रखी है, बट जब उन्होंने वो नोट देखा तो आई थिंक वो इन 5 minutes ओनली ही कुड अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द एंटायर मैटर। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, कहते हैं बेटा ये अपनी क्वालिटी जो है ये कंटिन्यू रखना और इसको छोड़ना मत। ये बहुत कम वकीलों में है, क्योंकि हमें तो आदत होती है लंबे लंबे जिरह करने की और बहस करने की कोर्ट में, बट ये तुम्हारे नोट से क्रक्स ऑफ द मैटर बड़ा क्लियर था और बड़ी अच्छी तरह। तो दैट वे आपका जो एक पहले भी क्वेश्चन था कि हाउ डिड माय सीए जर्नी हेल्प मी, तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प थी इस सेंस में कि कैसे ग्रेन को शाफ्ट से अलग करना है और किन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और कैसे नोट्स बनाने हैं। सो ऑल दैट वाज वेरी हेल्पफुल। द आर्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन जिसको हम कहते हैं, तो आप सीए की वजह से भी आप काफी सीख गए उसमें जी। राइट। तो ये एक बेनिफिट मिला। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मतलब यहाँ पर लीगल पॉइंट्स ऑब्वियसली बहुत डिस्कस होते हैं, बट जो ग्राउंड लेवल का काम है, जो फाइल्स हमारे पास आती हैं वो फाइल्स कैसे बनती हैं और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लॉयर कैसे यू नो हाउ डू दे रन देयर ऑफिस एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डू दे गेन। तो उसके लिए मैंने फिर नेक्स्ट ऑफिस जो ज्वाइन किया वो मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल और मिस्टर राजशेखर राव, जो एक उस वक्त कॉमन ऑफिस था उनका, तो वहां पर ज्वाइन किया एज देयर फर्स्ट जूनियर। एंड वहां पर सीखने की काफी ट्रायल कोर्ट्स की चीजें सीखने की कोशिश की, और क्लाइंट से कैसे डील करना है, क्लाइंट को कैसे टैकल करना है और कोर्ट्स को कैसे मनूवर करना है अपने हिसाब से, और तो वो वाला आर्ट वहां से भी सीखा। एंड देन फाइनली आई वांटेड टू जॉइन सम सीनियर काउंसिल्स ऑफिस जो आर्गुइंग काउंसिल हो, तो मिस्टर रामजी श्रीनिवासन का ऑफिस मैंने ज्वाइन किया। और वो ज्यादातर प्रैक्टिस ट्राइब्यूनल्स में, टीडी सैट में बहुत एक्टिव हैं अभी आजकल, कंपटीशन लॉ में बहुत एक्टिव हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो आते ही थे। तो लकीली उन्होंने मुझे हाई कोर्ट में बहुत चांस दिया अपेयर होने का, और उनसे सीखने को मिला कि जब मैटर शुरू होता था तो कैसे जब कोर्ट का सेंटिमेंट कंप्लीटली आपके क्लाइंट के अगेंस्ट है और उसको धीरे धीरे करके वो कैसे अपनी तरफ रुख मोड़ते थे आर्ग्यूमेंट्स का और कोर्ट का,
तो वो चीज बहुत ज्यादा उनसे सीखने को मिली। तो पता लगा कि मतलब ये वाला आर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब हर तरफ से लाइफ में, हर एस्पेक्ट में। गर्मी को नरमी में कैसे बदला जाए। हाँ मतलब इवन घर पे once I got married I realized this art is very important जी जी, सुखद दाम्पत्य के लिए, जीवन के लिए बहुत जरूरी है ये। हम तो इतने मैट्रिमोनियल केसेस करते हैं, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो अनुज जी कह रहे हैं उसको आप लोग गांठ बांध ले, स्पेशली जो लोग अभी दाम्पत्य जीवन में नहीं है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बच्चे सुन रहे हैं इसको, और जो अगर आप बाद में जीवन में अगर आप सेटल भी होना चाहे तो भी, कि मतलब गर्मी को नरमी में कैसे तब्दील किया जाए, ये भी एक कोर्ट क्राफ्ट है जो कि हर वकील कोर्ट में और घर में दोनों जगह आजमाता है। जी राइट। तो उसका जो सबसे बड़ा जो लेसन था वो ये था एंड्योरेंस, जो कि इतने सालों से मैं सीख ही रहा था, स्टार्टिंग फ्रॉम माय सीए ऑफिस। और धीरे धीरे समझ में आ गया कि भाई ये चिल्ला सकते हैं, डांट सकते हैं, बट मारेंगे नहीं, कम से कम इतना तो फिजिकल अब्यूज नहीं होगी, वर्बल इमोशनल हो सकती है। डरने की बात नहीं है ज्यादा, मतलब ठीक है, अब अपने मन की निकाल लेंगे, हम सीख जाएंगे, जो हमें गलती हमने करी दोबारा नहीं करेंगे। दैट इज द बेस्ट अप्रोच दैट वी कैन डू। और आप क्षमा मांग लीजिए, और क्षमा मांगते मांगते उनको, जो आपने कहा, गर्मी से नरमी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यही काम कोर्ट में देखा कि जब जज साहब जो सलूक हमारे साथ हमारे सीनियर्स ने किया, वो देखा कि उनके साथ जज साहब कोर्ट में कर रहे हैं, और उन्होंने उनको कैसे कन्वर्ट किया। तो ग्रेजुअली मतलब वी ऑल लर्नड फ्रॉम ईच अदर। एंड लाइक आई ऑलवेज से कि दिस इज अ प्रोफेशन जहाँ पर हर कोई किसी को सिखा सकता है। तो एनीबडी हु जॉइन्स माय ऑफिस आल्सो, तो मैं उनको फ्री हैंड देता हूँ इस चीज को बोलने के लिए कि अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है या अटपटा लग रहा है या आपको कोई सजेशन है, तो प्लीज फील फ्री टू कम टू मी एंड डिस्कस इट, ताकि हम वो कोर्स करेक्शन कर सकें। इट्स नेवर टू लेट। और ऐसा मत समझिएगा कि हमें ही ज्यादा पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइडिया कैन कम फ्रॉम एनी कॉर्नर, एनी क्वार्टर, एनी टाइम। तो आपको जो भी चीज लगे आप प्लीज उसको शेयर करिए। एंड मैटर्स में भी, स्पेशली लीगल मैटर्स, मतलब जो पॉइंट आपको नजर आता है, हो सकता है हमारा वो अटेंशन ही ना जाए उस तरफ, और आपने लॉ स्कूल में पढ़ा हो, आपको ताजा ताजा ध्यान हो, तो आप प्लीज हमसे शेयर कीजिए जो भी बात है, चाहे वो कितनी भी आपको स्टूपिड लग रही हो या बेसिक लग रही हो, बट प्लीज शेयर। इट कैन ऑलवेज बी अ वेरी वैल्यूएबल सजेशन। ये चीजें मतलब शुरू में ही समझ में आ गई थी प्रोफेशन में कि हर कोई, मतलब एवरीबडी कैन बी अ वेरी गुड लॉयर, एंड कोई लिमिट नहीं है लर्निंग की। तो नोबडी कैन क्लेम इवन आफ्टर 50 years of being into profession he knows everything. So that was the crux of my takeaway from all those learning phases. एब्सोल्युटली वंडरफुली नरेटेड अनुज जी, आपने इतनी बढ़िया और सरलता से ये बात साझा की है हम तक और दर्शकों तक, दोनों ही तक, कि घबराना नहीं है। एक तो ये कैसे काम कहीं से भी सीखने को मिल जाता है, और अपने आप में मैं समझता हूँ कि जीवन और वकालत दोनों इतने हम्बलिंग एक्सपीरियंस होते हैं कि जहां आपने सोचा कि आप फन्ने खा बन गए, 10 लोग बैठे हैं आपको पलट के वार करने के लिए। मतलब एक दंगल है, मैं समझता हूँ। तो वो जो ईगो होती है उसकी कोई जगह नहीं है, खासकर कोर्ट में, क्योंकि आपको कोई भी किसी वक्त, मतलब छोटा सा अगर उदाहरण दे वकालत का, तो अगर आपकी फाइल अटक जाए रजिस्ट्री में, आप कुछ नहीं कर सकते। बहस तो बहुत दूर की बात हो जाती है, ये आप भी समझेंगे, मैं भी समझता हूँ इस बात को। अच्छा, हाँ, ये एक चीज मैं ये भी एक चीज शेयर करना चाहूंगा। सॉरी, मतलब आई एम गोइंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन। जो मिस्टर महावीर सिंह के साथ जो मैंने सीखा था उस टाइम पर, तो वो मुझे 10 बजे एक फाइल दिया करते थे, जैसे जो भी उनके ऑफिस में जो मैनेजर होते थे, वो मुझे 10 बजे एक फाइल दे देते थे कि इसको 12 बजे से पहले लिस्ट करवा के, मतलब फाइल करवा के लिस्ट करवाना है कि इसको अगले दिन के लिए। तो आपको पता है वो नहीं, हाई कोर्ट में। अच्छा, हाई कोर्ट, ओके। यूजुअली उनके पास तो पूरा एक पैराफर्नेलिया था जिसको वो यूज करते थे, और उसमें वो सब हो जाता था काम। हाई कोर्ट के लिए क्लर्क था, बट क्लर्क को गाइड करना पड़ता था उसको, जैसे हाई कोर्ट का ज्यादा आइडिया नहीं था। तो शुरुआती दिनों में, और इनफैक्ट वो पूरा एक साल मेरे को ये वाले असाइनमेंट्स बहुत मिले कि आज फाइल करना है, कल लिस्ट करवाना है। तो जो आपने बात कही कि अगर फाइल कर दिया और आपको ये नहीं पता कि उस फाइल को आगे कैसे मूव करवाना है, तो आपकी पूरी वकालत फेल हो सकती है। अगर आपके क्लाइंट को कल बेल चाहिए, आप कितने भी बढ़िया ड्राफ्टिंग के वकील हो, आप कितने भी बढ़िया आर्ग्यूमेंट के वकील हो, बट अगर आपको ये नहीं पता या आप अपने क्लर्क को ये नहीं समझा पाए कि
ये कैसे आज फाइल होगा और कैसे कल तक लिस्ट होगा जी, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी एक झटके में जी। इसीलिए तो वो जो उसके बाद आप बारीकी कुछ और जो नहीं कर नफासत है जो आप बता रहे हैं इसमें रजिस्ट्री को लेके, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन लगती हाँ है जी रजिस्ट्री से वो तभी आप सीख पाएंगे। एक तो जब आपको वकालत की गुर पता है, और दूसरा रजिस्ट्री को आपने हैंडल कैसे करना है, क्योंकि देखिए रजिस्ट्री का हैंडल भी कैसे भार कर होता है, जजेस का भार है, क्योंकि बिकॉज दे नीड अ बहुत परफेक्ट फाइल इन फ्रंट ऑफ देम। राइट वकीलों का भार है क्योंकि क्लाइंट एक्सपेक्टेशन है, तो बहुत उनका हाँ बहुत ही जी हाई प्रेशर जॉब रहता है रजिस्ट्री का, इतना बहुत आसान हाई नहीं है। प्रेशर जॉब है हाँ जी जी। तो इस पे मेरा एक सवाल आपसे और निकल के आता है जी, आपने इतनी बढ़िया बातें बताई अपने तीनों दफ्तरों की, कैसे कैसे आपने काम सीखना शुरू किया, वो जो आपकी सीए की जो तालीम रही उससे कैसे वो नोट्स को आप इनकैप्सुलेट करते रहे, और हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा काम सीख के फिर आपने अपनी खुद की जर्नी शुरू की। तो दो तीन हाँ सवाल जी जो बच्चे मेरे से पूछते हैं और मेरा फर्ज बनता है वो सवाल आप तक रखना, और आपका फर्ज बनता है उनको उतनी ही हाँ ईमानदारी हाँ से उनका जवाब बिल्कुल देना। जी। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल ये है, वो एक तो ये कहते हैं कि क्या सही समय है एक इंसान के जीवन में अपनी खुद की प्रैक्टिस जमाना, और दूसरा जब आपने निर्णय ले लिया कि भाई अब मुझे 3 साल हाँ या जी 5 साल या 6 साल जो भी वो अंतराल हो कि भाई अब मुझे अपना प्रैक्टिस चलानी है या मुझे अपना ऑफिस शुरू करना है, तो उसमें दूसरी परेशानी होती है क्लाइंट कैसे लाए। तो इन दो चीजों को पहले मैं आपसे क्लियर करवाना चाहता ठीक है ये दोनों ही क्वेश्चंस मतलब मुझसे भी पूछते हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा यंगस्टर्स के बड़े फेवरेट क्वेश्चंस हैं हूँ। जी, एंड मैं हमेशा जनरली यही आंसर देता हूँ एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट मेरी जो जर्नी शुरू हुई मतलब अपनी प्रैक्टिस में वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था एक्चुअली इन द सेंस कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं अगले 1 महीने बाद इंडिपेंडेंट होने वाला हूँ जी, और वो ऐसे हुआ कि अब मैं सोच रहा था वकालत में अब व्हाट नेक्स्ट अब मैं क्या जी, करूं ऐसा जिससे कि मेरे को तो कुछ आंसर नहीं मिल रहा था एंड आई वाज इन दैट फेज जहां मैं आई वाज इन अ डीप थिंकिंग मोड कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए तो तभी लक एज लक वुड हैव इट हम बड़ी कॉमनली कहते हैं तो जस्टिस मुरलीधर टैक्स बेंच के डीबी रोस्टर में मतलब एज अ प्यूनी जज उनको मतलब बैठना था और तो उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक जो एडवोकेट थे उनसे कहा कि मुझे कोई ऐसा लड़का दो यंग लड़का या मतलब यंग बच्चा लड़का या लड़की जिसको टैक्स की नॉलेज हो तो ताकि मतलब मैं उसको एज अ एलआर लीगल रिसर्चर अपने साथ रख के और मतलब हेल्प ले सकूं जी, तो अब वो इनकम टैक्स के जो वकील साहब थे वो मुझे थोड़ा जानते थे तो उन्होंने मेरा सीवी फॉरवर्ड कर दिया इस बात का मुझे कोई अंदेशा नहीं था जी, कि ऐसी कोई उनके बीच में बात हुई है मेरे पास दोपहर में 4 बजे जिस टाइम मैं सोया हुआ था गहरी नींद में फोन आया और शायद कोर्ट मास्टर साहब थे या उनके कोई स्टाफ के लोग थे तो उन्होंने कॉल करके मुझे कहा कि जस्टिस मुरलीधर आपको कल सुबह 10 बजे मिलना चाहते हैं जी। अपने रेजिडेंस में और मैं घबरा गया अब एज मैं गलती मतलब तो नहीं 3 हो गई साल कुछ। जी, 4 साल का कोई नदना सा वकील जो कोर्ट में कॉरिडोर में घूमता रहता है और मतलब जिसके पास कोई अपना केस नहीं है और जी, मतलब शायद मैंने किसी सीनियर के लिए कोई काम करा हो मेरा नाम कहीं चला गया हो गलत अंडरटेकिंग फाइल कर दी हो पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ जी, मुझे जी, कोई जी, आइडिया नहीं कि वो मुझे क्यों बुला रहे हैं और मैं आप बिलीव नहीं करेंगे वो 4 बजे तो मेरी नींद उड़ी ही उड़ी अगले दिन 10 बजे तक मुझे कोई नींद नहीं आई मतलब पूरी जी, रात जी, मैं मैं समझ सोचता रहा सकता कि हूँ। कल होने क्या वाला है तो मैं पहुंच गया अब जब वहां पहुंचा तो जज साहब ने वो बड़े सिंपल से आदमी हैं बिल्कुल मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे मैं उनके घर गया तो मतलब पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट जो जी, कोर्ट में उनको देखा और जो मतलब वो क्रॉस्ड लेग्स ही वाज सिटिंग वेरी सिंपली इन हिज होम जी, एंड ही टोल्ड मी कि आई हैव सीन योर सीवी मैं कहा अच्छा सर तो मुझे लगा कि चलो ये तो कोई अच्छी बात करने वाले हैं तो मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो कहते हैं कि एलआर के सीवी मांगा था बट मैंने जब आपका सीवी देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आपने 3 साल या 4 साल ऑलरेडी निकाल चुके हो आप उस प्रोफेशन में और सीए भी किया हुआ है तो आई फील कि अब आपको अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए क्योंकि मेरा ये मानना है ऐसा जज साहब ने कहा कि जितनी जल्दी आप प्रोफेशन में शुरू करें उतना बेहतर है जी, क्योंकि आप जब किसी सीनियर के लिए काम करते रहते हैं तो आप उस सीनियर के लिए पैरासाइट बन जाते हैं और उसी पर डिपेंडेंट होके रह जाते हैं थ्रू आउट हिज लाइफ सो इट इज नाइदर हेल्दी फॉर योर सीनियर नॉर हेल्दी फॉर यू तो आप 3 साल निकाल चुके हो
आप अगर सोचो कि आप सब कुछ सीख कर ही अपना काम शुरू करोगे, वो कभी होगा नहीं जिंदगी में। आप चाहे 30 साल निकाल लो उस ऑफिस में, सारा काम आपको फिर भी नहीं आएगा। और दूसरी बात कि अगर आप अपना काम करके जो काम सीखोगे ना, मतलब जो लर्निंग आपको क्लाइंट देगा, क्योंकि जब आपको फर्स्ट टाइम अपना प्रेशर फील होगा कि क्लाइंट को क्या जवाब देना है, तब तक आपके मन में वो सिंसेरिटी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आएगी ही नहीं। जो आप सीनियर के लिए काम करके, आप बेशक, मैं ये नहीं कह रहा आप डिवोशन से नहीं करते हो, डिवोशन से करते होंगे, बट जब तक वो काम आप अपने सीनियर का काम समझ के करते रहेंगे या सीनियर के लिए करते रहेंगे, तो वो आंसरेबिलिटी, वो डिवोशन एक 99% हो सकती है, 100% नहीं होगी जी। तो आप अपना काम शुरू करें। और एक और उन्होंने एक बात बोली कि ये भी आप मान के चलना, जब आप अपना काम शुरू करेंगे, इट विल टेक यू मिनिमम 10 years टू रीच अ स्टेज वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ राइट नाउ। जितना आप इमेजिन कर सकते हो अपने आप को प्रोफेशन में, इस स्टेज पर, वहां तक भी पहुंचने में आपको 10 साल लग जाएंगे। तो मेरे को अब, मतलब उससे पहले फ्रैंकली किसी जज से कभी कोई पर्सनली ऐसे गुफ्तगू या बात करने का मौका नहीं मिला था। तो जब उन्होंने 10-15 मिनट बिठाकर मुझे ये सारी बातें करी और समझाया, तो मुझे लगा कि अब जज साहब हैं, मतलब ये तो जजमेंट देते ही हैं, तो इन्होंने जब मेरे केस में ये जजमेंट दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी जी। तो लेट मी जस्ट फॉलो इट इन लेटर एंड स्पिरिट। एंड वैसे ही मैं कंफ्यूज था कि मैं अब क्या करूं क्या ना करूं, तो लेट मी ट्राई दिस। और हो सकता है शायद जो ये कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो ये बात जम जाएगी जी। और फिर मैंने कोई ऑफिस नहीं ज्वाइन किया, फिर मैंने अपनी ही प्रैक्टिस शुरू करी विद, आई मीन ऑब्वियसली आफ्टर प्रेइंग टू गॉड की ध्यान रखना, जब आपने ये डायरेक्शन दी है और जब ये एडवाइस, पर्सनल एडवाइस मेरे को भिजवाई है, जो सबको मौका नहीं मिलता मिलने का किसी से, तो देन आई टुक दैट प्लंज एंड आई थिंक उसके बाद तो आई नेवर लुक बैक। हाँ, कभी कभी ये मलाल जरूर रहता है कि किसी बहुत फेमस नामी गिरामी जो वकील हैं, जो टॉप शॉट लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऑफिस में अगर काम किया होता तो एक शायद अलग, मतलब देखने को मिलता है चीजें और अलग उसका एंजॉय करते हैं हम लोग एक रुतबा प्रोफेशन में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कभी ये नहीं लगा कि जो उन्होंने बोली थी बातें वो बिल्कुल ठीक थी। 10 साल के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, मैंने ठीक डिसीजन लिया था, वरना 10 साल तक मैं ये सोचता रहा कि यार मैंने शायद सीए कर लिया होता तो बेटर था। जी जी, नहीं आपने इतनी बढ़िया बात रखी अनुज जी की, कहते हैं ना, जिस अगर ईश्वर से आपने प्रार्थना की भाई अगर राह दिखा दी है तो पतवार भी दे दो हाथ में, ताकि कम से कम जो हमारी नैया है मझधार पार लग जाए, तो ये बहुत होता है। दूसरा, मुरलीधर साहब की आपने बात की, इतने प्रसिद्ध और इतने मतलब आदरणीय जजेस में से उनकी गिनती होती है हमारे दिल्ली हाईकोर्ट के, मतलब कहते हैं ना एक स्तंभीय जो जज जो होते हैं उनमें से, सीनियर जजेस में से उनकी गिनती। अभी तो आप शायद चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उनसे देखिए आपको इतना बढ़िया मार्गदर्शन मिला और आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। और उन्होंने एक और अच्छी बात जो मैं आपकी व्याख्या से अपने दर्शकों को रखना चाहूंगा कि आप 10 साल सोच के चलेंगे तो कम है, वो कम से कम लेके चलने। तो मैं दर्शकों को बता दूं, वो ये ना सोचे कि 10 साल में हो जाएगा, उस गारंटी को मत लेके चलिएगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग सही ये कह गए हैं, चाहे वो जज साहब हो, चाहे वो कोई सीनियर वकील हो, चाहे अनुज जी हो, तो आप 10 साल आपको बोले मिनिमम है, उसको प्लीज हमारे चैनल के थ्रू मैक्सिमम में समझे, वो मिनिमम है कि कम से कम 10 साल आप मेहनत करें। 10 साल मतलब मैंने इसीलिए वो मतलब एक फ्रेज यूज किया था कि जहां इस वक्त आप मतलब जैसे एक्चुअली जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जब वो लॉ से पास आउट होते हैं, वो ये सोचते हैं यू नो आई विल बी एबल टू रन माय फैमिली, आई विल बी एबल टू रन माय हाउस होल्ड। तो अगर आप ये भी टारगेट लेकर चल रहे हैं तो कई बार अपनी प्रैक्टिस में आपको इस स्टेज तक पहुंचने में कि यू आर सेल्फ सफिशिएंट इन सपोर्टिंग योरसेल्फ, इन सपोर्टिंग योर फैमिली, all your household expenses, responsibilities, तो भी आपको 10 साल लग सकते हैं। Obviously, जो आप कह रहे हैं कि वो तो वहां तो पहुंचने के लिए पूरा जीवन काल लग जाता है लोगों का, तब भी शायद नहीं पहुंच पाते जहां वो अपने आप को देखना चाहते हैं। तो इससे और दूसरा ये आपने जो दूसरे जी क्लाइंट कैसे केस, हाँ क्लाइंट का जयंत जी जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि कभी भी ये मत देखें शुरुआत में तो, स्पेशली इनफैक्ट बाद में भी, मतलब फॉर दैट मैटर, बट शुरुआत में तो बिल्कुल ये ना देखें
कि ये केस छोटा है, ये क्लाइंट छोटा है, ये क्लाइंट पे नहीं कर सकता है, ये काम कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, मतलब जो मेरी फिलॉसफी रही है जी। जैसे मेरे को जो मेरा फर्स्ट केस मिला अपना, तो वो मिला केरला की कोई लेडी थी, उनकी नेशनल कंज्यूमर एनसीडीआरसी में एक अपील थी जो स्टेट कमीशन ने डिसमिस कर दी थी अपील, और उसमें टोटल अमाउंट उनका जो पेंशन का जो डिस्प्यूट था वो ये था, मंथली उनकी पेंशन 600 रुपए फिक्स करी गई थी सरकार ने, और वो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की थी, और 900 रुपए उनके हिसाब से बनती थी। 300 रुपए का डिफरेंस था। पूरा जो अमाउंट था अरियर्स का सब कुछ मिला के वो अमाउंट शायद 17-18 हजार रुपए कुछ बनता था जी। रिविजन एनसीडीआरसी में फाइल्ड थी, उसको बहस करना था। मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि आप उसको बहस कर दीजिए। पहले तो मैंने सोचा, मैंने कहा इस केस में मैं क्या ही तो फीस मांगूंगा और क्या ही कुछ करूंगा, पर फिर मिनिमम उनसे खर्चा लेके, जो भी आने जाने का समझ लीजिए खर्चा लेके, फाइलिंग का खर्चा लेके, और मैंने वो केस बहस कर दी। अब उस केस से आप समझिए वो सेटिस्फाइड हुए मेरी सर्विसेज से, और पता लगा कि वो किसी लेबर जैसे जो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कोई लेबर है, उनकी वाइफ है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को, जब ये ऑब्वियसली जब ये पूरी फैमिली में उनको पता होगा, धीरे धीरे केरला, 1 साल के बाद केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अगेंस्ट देयर वाज अ डिस्प्यूट वेयर 300 वर्कर्स वर इन्वॉल्व्ड जी। तो उन 300 वर्कर्स ने केस कर रखा था केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे, जो सुप्रीम कोर्ट में आया, और जिसमें केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में आया हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। तो हाई कोर्ट में बोर्ड हारा था। अब यहाँ पर एज ए रिस्पोंडेंट हमें अपेयर होना था और एडमिशन ऑफ एसएलपी को अपोज करना था। तो मेरे पास एक दिन पहले उनका मैसेज आया, उन्होंने फैक्स किए डॉक्यूमेंट्स, और मैं अपेयर हुआ, और वो एसएलपी डिसमिस हो गई। अच्छा। और सही बात तो ये है कि रिस्पोंडेंट से कुछ पूछा भी नहीं गया जी, जी। मतलब कोर्ट वाज नॉट कन्विंस्ड विद द मेरिट्स ऑफ द केस, उन्होंने वो एसएलपी डिसमिस कर दी जी। उसके अगले दिन उन्होंने मुझसे अकाउंट डिटेल्स, उनके पास ऑलरेडी थी क्योंकि पहले भी उन्होंने 1000-2000 रुपए खर्चे के भेजे थे जी। अब आप इमेजिन नहीं करेंगे कि उन 300 लोगों ने 2-2 हजार रुपए मिलाए 6 लाख रुपए इकट्ठे किए और मेरे अकाउंट में डलवा दिए। अरे वाह। जो कि मतलब आज तक के हिसाब से, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 12 साल पुरानी जी। और जो कि आज तक के हिसाब से भी आई थिंक बहुत अच्छी फीस में से है जी। जाहिर सी बात है। अगर कोई मेरे से पर्सनली पूछता है तो शायद इतनी अमाउंट में बोल भी नहीं पाता हूँ एज अ फीस जी। और आप देखिए इतने लोगों ने आप पे विश्वास रखा, और ये सिर्फ फीस की बात नहीं है। आप एक यंग वकील जब इतना एकदम से, और ये अनएक्सपेक्टेड होता है कि मतलब किसी की गुडविल मतलब कंपाउंड कर गई आपके केस में। पैसे की बात तो सेकेंडरी, पर एक खुशी जो मिलती है, आंतरिक जो सुख है। मैं कुछ और एक पॉइंट जो लाना चाह रहा था इस बात से, वो ये लाना चाह रहा था कि जो पहले वाला केस मैंने प्रो बोनो किया इफेक्टिवली, ये जो लिंक बना और ये जो पैसा आया, ना मैंने मांगा जी, ना मैंने उनके सामने डिमांड रखी, ना मुझे कोई उम्मीद थी। मेरे को तो सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का सिर्फ मौका मिल रहा था, विच वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, कि मैं अपने केस में खड़े होकर कुछ वहां करने लायक पहली बार जा रहा था जी। और उसके बाद ऑटोमेटिकली गॉड हैड हिज ओन वेज टू कॉम्पेंसेट और टू यू नो इनफ, जो मैंने शायद कोई अच्छा काम करा या मेहनत करी। तो मतलब जो सिर्फ ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। कई बार कोर्ट में जब कोई हम में से जब यंगस्टर्स होते हैं, खड़े होते हैं, जज साहब पूछ लेते हैं अच्छा व्हाट्स योर नेम, चलो इनको लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर दो, 50,000 फीस जी। तो ऐसा हम सबके साथ हुआ है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। तो जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि अगर आप सिंसेरिटी से अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में और विद गुड इंटेंशंस अगर आप काम करते रहें, तो देयर इज समबडी हु इज वाचिंग यू and he has his own compensate you. तो वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको रिवॉर्ड अवार्ड जरूर मिलेगा उसको। ये आपने इतनी बढ़िया बात की, और आपने जो लोकल कमिश्नर की बात की उससे मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे साझा करना चाहता हूँ। ऐसे ही हुआ, मैं अमित सिब्बल जी के साथ था, मेरे ख्याल से मेरा आखिरी दिन था उनके दफ्तर में, और मैं दूसरे दफ्तर की तरफ अग्रसर हो रहा था। तो वीके जैन जी उस टाइम दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत थे, अभी आप एनसीडीआरसी में शायद।
तो उनके कोर्ट में मैं करता क्या था कि मेरे सीनियर जो सिब्बल साहब थे, उन्होंने बोला था बेटा तुम हर दिन जाके जरा कोर्ट में ना थोड़ा सा कॉजेस देखा करो और देखो कि कैसे काम होता है। वेरी यंग बैक देन, 2010 है, आपको 11 की मैं बात बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले, भाई 10 साल का पहले का जो हम बातें कर रहे हैं। तो मैं गया और मैं ऑलमोस्ट हर दिन उनका कुछ टाइम ओरिजिनल साइड में नीचे आई थिंक कोर्ट नंबर 19 या 20 में उनका वो बैठते थे, और मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी कॉजेस देख के आई यूज्ड टू सिट इन एवरी कोर्ट फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। तो हमारे एक फ्रेंड भी है, मेरे बैचमेट ही है, वो मेरे आगे बैठे हुए थे और उन्होंने फ्रेंच बियर्ड रखी हुई थी, और मैं ऐसे ही रहता हूँ, मतलब आई नॉर्मली बीन क्लीन शेवन। अब चक्कर है कि शक्ल से दिखने में उम्र में थोड़ा सा और कम लगता हूँ, और उस वक्त आप समझ लीजिए 10 साल छोटा तो लोगों को लग रहा होगा शायद कॉलेज का बच्चा। तो वीके जैन साहब, नुकसान उठाना पड़ता है मुझे, बहुत नुकसान है जी, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। उसकी बात बाद में करेंगे कितने नुकसान है। तो आप ये मानिए कि वीके जैन साहब इतने मतलब पारदर्शिता वाले वकील जज रहे कि हमेशा जो एलसी देते थे ओपन कोर्ट में वो मिलती थी, किसी को भी करेंगे तो ओपन कोर्ट में। तो ऐसे हुआ, तो मैं क्योंकि हर दिन बैठता था, देखते थे बच्चा आता है हर दिन, और नोट मैं बनाया करता था पीछे कुर्सी में बैठ के कि अच्छा इस केस में वो जितना मुझे समझ आता हो। और उस दिन कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मैटर चल रहा था, और कोई वकील साहब पेश हुए और उन्होंने एक बोला, जो मेरा फ्रेंड था फ्रेंच बियर्ड वाला, मेरे आगे बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला यंग मैन वुड यू लाइक टू बी द एलसी। खड़ा हुआ तो बोलते नो नो नॉट यू, द यंग मैन बिहाइंड यू। तो मैं वहां बैठा था, सडनली मेरी लॉटरी लग गई। तो मुझे मतलब आप देखिए कि पहली पीढ़ी के वकील, ना कोई पुश ना कोई पुल, सिर्फ एक जो आपने बात बताई कि एक सिंसियरिटी, एक रेगुलरिटी कोर्ट में जाके मेहनत करने की, उससे मुझे बैठे बैठे जज साहब ने एक दिन देखा कि यार ये लड़का हर दिन आता है, इसको आज मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। तो उससे आप समझ लीजिए एक छोटी सी जो बोनी एक होती है वकील के लिए, जो स्ट्रगलिंग पहली पीढ़ी का वकील है, उसके लिए कितनी बड़ी बात होती है। और ये बहुत मोटिवेटिंग होती है, बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होती है। ऐसे ही मेरे साथ वो केस जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मतलब दैट इट वाज नॉट अबाउट द अमाउंट, इट वाज मोर अबाउट द ऑनर। और फिर उन्होंने मुझे एक क्लिपिंग भेजी कि केरला के लोकल न्यूज़पेपर में मेरा नाम छपा था, जो कि मलयाली में छपा हुआ था, मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा था, बट उन्होंने अपनी तरफ से वो क्लिपिंग भी भेजी मुझे कि सर आपका नाम यहाँ छपा है। तो मैंने कहा, अब मैं उनको, वो मलयाली में बोलते थे या ब्रोकन इंग्लिश, तो मैं उनको ये भी नहीं समझा पाया कि भाई हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी कोर्ट में। जी 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 जी, पर वही बात है, देखिए कोर्ट में कहने की जरूरत ना पड़ी और प्लीडिंग में आपकी मेहनत हो रही होगी, रिसर्च में आपकी मेहनत हो रही होगी, ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मेरा अनुजी जी सॉरी करिए, प्लीज प्लीज बोलिए जी। नहीं बस यही था, मतलब जो बेसिकली तो आप बोलिए प्लीज। हाँ जी नहीं आप इसको कंप्लीट कीजिए, फिर मेरा एक दो सवाल और निकल के आएंगे, इससे मैं वो रखूंगा आप तक। जी बस कंप्लीट यही था जयंत जी की, ऐसे ही जो मतलब ये अभी तक होता है, ये सिर्फ तब की बात नहीं है कि प्रोफेशन में जब हमने शुरू किया, अभी भी जैसे कई बार क्या होता है कि आपने मेहनत करी किसी केस में बहुत ज्यादा, अब आपको उम्मीद थी यार हमने अच्छा रिजल्ट भी आए, और आपको उम्मीद होती है कि क्लाइंट इसमें तो बड़ा खुश होकर फीस देगा, बट जब आप फीस कोट करते हैं तो क्लाइंट की शक्ल उतर जाती है। और फिर आपको फिर आपको रेफरेंस, जिस रेफरेंस के थ्रू आए होते हैं उसमें भी आपको लिहाज करना पड़ता है, और फीस नहीं आती। तो यू नो फीस प्लेज अ वेरी लिमिटेड रोल इन गिविंग यू द सैटिस्फैक्शन इन दिस प्रोफेशन। मतलब मोटिवेटिंग है, satisfying भी है और जरूरत भी है, बट आफ्टर अ पॉइंट इट इज बियॉन्ड द फीस विच विल कीप यू मोटिवेटेड। और ये इसी तरह के इंस्टेंसेस हैं, जैसे आप कभी, आपको पता लगता है कि आपका नाम किसी कोर्ट ने एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, किसी कोर्ट ने आपको एज अ मीडिएटर याद कर लिया, किसी कोर्ट ने आपको लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर दिया। तो ये अभी भी जो है, ये रिकॉग्निशन, जो छोटे छोटे रिकॉग्निशन मिलते रहते हैं आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे हेल्प बिल्ड दैट ट्रस्ट इन द सिस्टम कि ये सिस्टम ठीक चल रहा है, हमको मतलब मोटिवेशन फील होती है उनसे, अभी भी फील होती है। तो यंगस्टर्स को ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिस्पेंसेबल हो गए और अब हमें कोई हटा नहीं सकता, और आफ्टर हैविंग 17 years इनटू द प्रोफेशन हम मतलब अब और कुछ नहीं चाहिए, मतलब हमें भी वो मोटिवेशन सेम चीजों से अभी भी मिलती है जो उनको मोटिवेट करेगी इस प्रोफेशन में धीरे धीरे। इतनी बढ़िया बात रखी जी आपने कि जो प्रक्रिया है, स्पेशली जो यंग दर्शक इसको देखें, ये निरंतर है, ये एक दिन का नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने 10, 20, 30 साल निकाल दिया। आप देखिए जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके 50, 60 सालों की भी प्रैक्टिस है, जिनको महारथी मानते हैं इस प्रोफेशन के, वो आज भी
समय अनुसार सुबह उठते हैं, उनका एक टाइम टेबल होता है, उतनी मेहनत शिद्दत के साथ कोर्ट में आते हैं, उतनी बारीकी के साथ वो वकालत की जाती है। तो हमारे जो जो उन्होंने जो कहते हैं ना कि जो बेंचमार्क कायम किया हुआ बहुत हाई स्टैंडर्ड है प्रोफेशन में, और वो जितने भी हम बच्चे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे जो यंग दर्शक इसको सुने, उन सबके लिए बहुत एक हाई बेंचमार्क, और हम सबको उसको आत्मसात करने की एक कोशिश करनी चाहिए। अनुज जी, मेरे एक दो सवाल आपसे और हैं जो मैंने आपसे बोला कि आपके जर्नी से निकल के आते हैं, वो ये कि आपने तो इतने सारे ट्राइब्यूनल्स, कोर्ट्स देखे, सबसे मतलब कोई ऐसा है आपका एरिया ऑफ प्रैक्टिस जो आपको ज्यादा पसंद आता हो बनस्पत दूसरे के? क्योंकि कई बार यंग बच्चे बोल देते हैं कि सर मैं एक एक्सपर्ट वकील बनूं या मैं एक जनरल प्रैक्टिस का वकील बनूं, मैं ऐसी कौन सा फील्ड है जिसको चूज करूं, उस पर आपका मैं मत जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरा पर्सनल फेवरेट दिल्ली हाई कोर्ट है, बिकॉज जैसे स्कूल की जर्नी में होता है कि आपको बचपन की जो स्ट्रगल है, मतलब आपको स्कूल टाइम सबसे ज्यादा लाइफ में याद होता है, क्योंकि आपने वहां से सीखा इतना होता है, टीचर से डांट खाई होती है, नो देयर आर सो मेनी मेमोरीज, डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज। तो आप, आई थिंक बहुत से हम में से जितने भी लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा अपना फेवरेट स्कूल टाइम यूजुअली याद करते हैं वो लोग। तो ऐसे ही जहां आपने काम सीखा है, जहां आप बड़े हुए हैं, जहां आपने ग्रो किया है और अपनी गलतियों से सीखा है, तो वो आई थिंक मेरे लिए वो प्लेग्राउंड हाई कोर्ट रहा है शुरू से। तो जैसे मैंने कहा कि वो फाइल मिल जाती थी 10 बजे, हाई कोर्ट में फाइल करो 12 बजे तक, अलग अलग चेम्बर्स में भाग रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, रजिस्ट्री से डील कर रहे हैं, रजिस्ट्रार से जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर प्लीज इसको कल के लिए लिस्ट करवा दीजिए वरना मेरे को बहुत डांट पड़ेगी अपने सीनियर से, मैं ये लिखना भूल गया था, मैं ये करना भूल गया था। तो वो नो, देयर आर एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाई कोर्ट हैज अ वेरी फॉन्ड मेमोरी। तो मेरे लिए पर्सनल फेवरेट हाई कोर्ट है, और इसी वजह से शायद मैं कभी स्पेशलाइजेशन की तरफ ज्यादा सोच नहीं पाया, क्योंकि जैसे स्पेशलाइजेशन आप करते हैं तो किसी न किसी ट्राइब्यूनल पे फोकस ज्यादा करते हैं, या किसी नो उस तरह से आजकल ट्रेंड है। तो बट yes, as far as specialization is concerned, I feel it's a very good thing. Again, पैसे कमाने के लिए आजकल स्पेशलाइजेशन इज डेफिनेटली मोर लाइक्ड, बट अगर आपका नेचुरली किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आई थिंक वन शुड डू इट फॉर द पैशन फॉर इट, एंड पैसे विल डेफिनेटली फॉलो। पैसे कोई रोक ही नहीं सकता, वो आएंगे ही आएंगे, आपके पैशन से अपने आप आएंगे। बट फर्स्ट, वो 3 इडियट्स वाली बात है सर, जो हमने मूवी में देखा है कि अपने पैशन के लिए काम करेंगे और अगर मन लगा के करेंगे तो डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू, no honorable judge can stop you, I mean nobody can stop you in this world from growing in your profession, from making good living, respectable living, और उसमें obviously career मतलब आपका ग्लो करेगा ही। बट जनरल प्रैक्टिस में आई वुड से, देखिए जनरल आप कितने भी जनरल हो जाएं, बट आप यू कांट बी मास्टर ऑफ ऑल द फील्ड स्टिल। मतलब एक बेसिक प्रिंसिपल्स, हाँ बेसिक प्रिंसिपल्स पे आप स्टिक कर सकते हैं। रिट पिटिशन जैसे है तो दे कैन बी ऑफ डाइवर्स नेचर, आपको रिट लॉ की अच्छी नॉलेज हो सकती है तो यू कैन डेफिनेटली आर्ग्यू वेरी वेल, बट फिर भी जो है इट्स ऑलवेज बेटर टू स्पेशलाइज इन वन फील्ड और द अदर, अगर आपका कोई भी नैक है इस तरह का, तो आई फील दैट्स बेटर, ऑलवेज बेटर। जी, तो सत्र वैसे हमारा 60 मिनट हो गया जो हम रखते हैं, लेकिन मेरे आपसे 2-3 बहुत अहम सवाल, इसके बिना मैं इस सत्र को समाप्त नहीं करूंगा, चाहे क्योंकि हमारे 10 मिनट ऊपर चले जाए उससे हमें नहीं फर्क पड़ता। आइडिया है कि लोगों को जो एक इन्फॉर्मेशन है उसको संपूर्ण मिले और उससे कुछ सीखे, जैसा हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा। तो एक तो अनुज जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने तीनों सरकारों को, चाहे वो यूपीए की रही हो, एनडीए की रही हो, अब आज की तारीख में अब आपको रिप्रेजेंट करते हैं, मैं पॉलिटिकल सवाल नहीं कर रहा, कि मैं कह रहा हूँ कि हर तरह की सरकार का आपने प्रतिनिधित्व किया है दिल्ली हाईकोर्ट में। पहले आप केंद्र सरकार के वकील रहे हैं, अभी आप क्षेत्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस को भी रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट में, दिल्ली सरकार को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे से 2 सवाल आपसे निकल के आते हैं। एक, तो क्या क्या फर्क पाया आपने अलग अलग पॉलिटिकल रजीम में काम करके, क्योंकि आपने तीनों में काम किया, तो मैं एक तरह से कहूंगा आप तो मेरे लिए एपॉलिटिकल हो गए, क्योंकि जो सबके साथ जुड़ा वो एपॉलिटिकल हो जाता है। और दूसरा, कितना सरल या कितना मुश्किल है एक सरकारी वकील होना वनस्पत एक प्राइवेट प्रैक्टिस? राइट, देखिए जयंत जी, सरकार के साथ काम करना, मतलब जनरली लोगों को, जैसे ये वाला ट्रेंड तो एक्चुअली पिछले 5-6 साल में मैंने ज्यादा देखा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, मतलब लोग आपको उससे एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं जी। वरना
उससे पहले तक तो किसी ने ये नहीं बोला कि आप बीए के वकील थे 2008 में, और 2014 में भी कभी किसी ने नहीं बोला यूजुअली कि आप एनडीए के वकील हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील हैं। अब इसका डिफरेंस मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, जैसे महाभारत में भीष्म पितामह थे, तो वो उनकी जो एलिजियंस थी वो तख्त से थी। इसी तरह से हमारी जो हाँ कुर्सी को लेकर थी, मतलब उस कुर्सी पर कौन बैठा उससे नहीं थी। तो इसी तरीके से आई वुड से कि जो हमें जब पैनल में सिलेक्ट किया गया तो उसका मतलब ये रहा कि हमने हमेशा ब्यूरोक्रेसी से डील किया ज्यादातर, और ब्यूरोक्रेसी से ही इंस्ट्रक्शंस आती हैं क्योंकि ग्राउंड पे तो वही काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियन से कभी कोई ऐसी आज तक भी मतलब फ्रैंकली कोई डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस या कोई डायरेक्टली कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं रही है। और क्योंकि वो फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप एडवोकेट हैं, बट जैसे मैं रहा भारत सरकार का वकील रहा 10 साल हाई कोर्ट में, और या फिर दिल्ली सरकार का वकील हूँ, तो इसलिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो वैसे भी कभी नहीं फील हुई। हाँ डेफिनेटली पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वी हैव टू डिफेंड इन कोर्ट, अगर कोई केस आता है इस तरीके से, तो वो हम पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। पहले छोटे केसेस मिला करते थे जिनकी रिपरकशन ज्यादा नहीं हुआ करती थी ऑन अ पॉलिसी मैटर। आजकल थोड़े हाई प्रोफाइल या जिसमें थोड़ी सी इम्पैक्ट फील होता है या कभी कभी अखबार में नाम आ जाता है, तो उस तरह का केस आ जाता है। तो लोगों ने वो एक एलिजियंस बना दिया है कि यू नो कि आप इस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप बाकी हमें कभी ऐसा, मेरे ख्याल से हम में से किसी को भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो। मेरे साथ और भी साथी हैं, हम लोग जो हमें मतलब क्योंकि अच्छा दूसरी बात जो आपने पूछी कि सरकारी और प्राइवेट प्रैक्टिस में क्या फर्क है, मैं उसको इस तरह से देखता हूँ पर्सनली। बहुत लोग कहते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस करनी चाहिए, सरकारी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका एक मेंटल कंडीशनिंग इस तरह से हो जाता है कि फिर आप ज्यादा मेहनत नहीं करते हो। मतलब ये एक बड़ा कॉमन सा एक हमारे देश में एक ढब बनी हुई है सरकारी काम को लेके, सरकारी शब्द को लेके। जी, सरकारी काम को लेके। बट मैं आपको बताऊं, और आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि मतलब अगर मैं देखता हूं कि सरकारी मुलाजिम जो हैं वो कितना काम करते हैं, अब गलत या सही की बात छोड़ दें, मतलब जो उनकी समझ है, जितनी उनका एक्सपोजर है, जितने उनको ऊपर से भी प्रेशर है, इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसके हिसाब से वो जितना काम करते हैं वो बहुत काम करते हैं। और लाइकवाइज हमें भी मतलब बहुत अलग अलग तरह के प्रेशर्स जो हैं दिन रात फेस करने पड़ते हैं। वो ठीक है कि आप ये दोष दे सकते हैं कि हम लोग काम उतना नहीं करते, जबकि वो भी फैक्ट नहीं है, हम दूसरा बट ये है कि मतलब इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल दैट वी प्ले। एंड एक अप्रोच जो मैंने रखी हुई है वो ये रखी हुई है कि एडवर्सेरियल अप्रोच नहीं रखी हुई है। अगर मुझे लगता है कि केस में मेरिट है तो I try to help the court more like an amicus rather than opposing the petition just for the heck of it. तो वो एक थोड़ा सा जो मेरा पर्सनल अप्रोच रहता है वो ये रहता है कि अगर हम किसी भी तरीके से, चाहे कोर्ट ही ऑर्डर कर रही है बट सोसाइटी इंप्रूव होगी उससे, तो अगर ऐसा करने से कुछ फर्क पड़ सकता है तो वी आर ऑल सिटीजन्स फर्स्ट एंड लॉयर्स लेटर। तो अगर हमें भगवान ने इस मौके पे लाके खड़ा किया जहां हम कुछ फैसिलिटेट कर सकें, तो एटलीस्ट वो फैसिलिटेशन हमारी तरफ से रहना चाहिए और ऑब्जेक्शन नहीं करनी चाहिए इन एवरीथिंग दैट द पिटिशनर सेज। तो इस सेंस में आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पिटिशनर, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं पिटिशनर के लिए प्राइवेट पार्टी के लिए अपेयर हो रहा हूँ, चाहे मुझे कितना ही ठीक लग रहा हो ऑपोजिट साइड का पॉइंट, मैं एग्री नहीं कर सकता, आई कांट अफोर्ड टू एग्री, so then I will have to adopt adversarial approach, but in this sense it is very different from private practice. जी एकदम खरी बात की पूरे आज सेशन में। पहले तो मैं इसका धन्यवाद आपको करता हूँ, और आपने लोगों तक ये बात रखी कि वकीलों का, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या एक प्राइवेट पार्टी की तरफ से हो, कितनी जिम्मेदारी भरा काम होता है। क्योंकि कुछ भी हम कहें उस बात के, कहते हैं ना, बाल की खाल निकाल देना, और अखबार का तो काम ही है, मीडिया का काम ही है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से बात अपने चैनल पे कहता हूँ, क्योंकि मैंने तो 10 साल से टीवी देखना छोड़ दिया,
कभी कभी कुछ यूट्यूब में अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है तो देख लेता हूँ सुबह, लेकिन अखबार जरूर पढ़ता हूँ, क्योंकि अखबार आप पे वापस चीखता नहीं है ना, अखबार को आप पीस ऑफ माइंड आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो चीज है, मैं समझता हूँ कि ये जो मिर्च मसाला लगाने की चीज है, चाहे वो हमारे प्रिंट मीडिया करे, चाहे सोशल मीडिया आज की डेट में इतना एक्टिव है, जो आपने बताया कि सेकंड दर सेकंड खबरें जाती हैं, ट्वीट कर रहे हैं, देयर इज लीगल जर्नलिज्म, देयर इज मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म, देन देयर इज, कहते हैं ना, कंट्रोवर्शियल जर्नलिज्म, हर तरह का जो एक समसामयिकता आजकल देखिए वही है ना जयंत जी की सेंसेशनलिज्म सबसे ज्यादा फैलता है, मतलब और उनका सबसे ज्यादा बिकता है, तो उनको छोटी सी न्यूज को किस तरीके से सेंसेशनलाइज करना है इज व्हाट आई हैव लर्नड आल्सो, कि मीडिया कैसे करता है ओवर द इयर्स, मतलब अपना वो काम सीखा ही सीखा, ये भी सीखा कि मीडिया को मीडिया कैसे करता है। वो अंग्रेजी में कहावत है स्टॉर्म इन अ टी कप, जिसको हिंदी में कहते हैं राई का पहाड़ बना देना। तो मैं समझता हूँ कि जो मीडिया के हम जितनी शिकायत करें उतनी कम है। कई बार ऐसी बात नहीं, मीडिया अच्छी चीजें भी करती है, लेकिन हाल फिलहाल में जो चीजें देखी गई है कि किसी भी चीज को मतलब कहते हैं ना च्युइंगम की तरह एक्सटेंड कर देना, वो नहीं होना चाहिए। मीडिया की भी उतनी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ समाज में जितनी की वकालत या वकीलों की जिम्मेदारी है, जितनी एक आम एक व्यक्ति एक समाज के किसी भी जो मैं समझता हूँ जो समाज का एक कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिसको हम कहते हैं, उनकी जो एक जिम्मेदारी है सबकी बराबर होती है, क्योंकि कानून या संविधान किसी में पक्षपात नहीं करता। ऐसे मैं समझता हूँ कि जब मीडिया कोई रिपोर्ट करे, खासकर जब बहस चल रही हो, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में व्हेन अ केस इज सब जुडिस, जैसा आपने भी बताया इस केस में 4 दिन के बाद होना था जब आपको मिनिस्टर साहब का फोन आया, तो ये खबरों को इसको डोंट ब्लो इट आउट ऑफ प्रपोर्शन। ये एक हमारी अपील है हमारे दर्शकों से भी, अगर कोई इसमें हमारे मीडिया के साथी इसको सुने बाद में या इसको देखें, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी से आप काम लें, क्योंकि जब तक जज साहब जो केस प्रिसाइड जो कर रहे हैं, जिसको डिसाइड करना है, इनको जजमेंट देना है, वो निष्पक्षता से इस चीज पर रख सके, ये मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। और सत्र को समाप्त करने से पहले मुझे एक तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने इतनी सुंदरता से अपनी बातों का वर्णन किया, बहुत ईमानदारी से आपने हमारे सामने बातें रखी। लेकिन सत्र को समाप्त करने से पहले, जैसा कि हमारा एक कस्टम है इस चैनल का, मैं हमेशा क्लोजिंग कमेंट्स या फिर टिप्पणी अपने अतिथियों से मांगता हूँ, कहता हूँ जो हमसे यूथ जुड़ा है उनके लिए आप 2 शब्द करें, लेकिन यूथ का मतलब आप सिर्फ जवानों से मत लीजिएगा, we also mean people who are young at heart, जी, people who are young at heart and young in mind, तो उनके लिए आप 2 शब्द कहें, उसके बाद हम सत्र को समाप्त करें। हाँ जी, जैन जी, आई थिंक मेरे फादर इन लॉ ने मुझे मतलब काफी जैसे गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस बहुत ज्यादा दी है, और वो उनका एक लहजा है कहने का, वही उसी तरह से मैं कोशिश करूंगा, जबकि सारे शब्द तो मुझे याद भी नहीं है। तो वो मुझे इस तरह से कहते हैं हमेशा कि अनुज, जो ऑनेस्टी, गुड वर्क, हार्ड वर्क, नो डिलिजेंस और परसीवरेंस, मतलब ये सारी जो चीजें हैं, जो भी आप गुड क्वालिटीज पढ़ते हैं, ये सिर्फ मतलब एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेक्चर के लिए है और ये जो है मायने नहीं रखती हैं। एक्चुअल में रियल लाइफ में यही मायने रखती हैं, और इस बात को आप कभी ना कभी रियलाइज करोगे, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है। मतलब वही मैं बात उसी एग्जाम्पल से एंड करना चाहूंगा कि जब मैंने वो केस किया, सपोजिंगली आई एम अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग, कि जब मैंने वो केस किया मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इसका क्या आगे, बट मैंने अपनी तरफ से वो बहुत ऑनेस्टली और जितनी कैपेबिलिटी थी उस टाइम पर और जितनी क्षमता थी उसके मुताबिक पूरी ऑनेस्टी से वो केस करने की कोशिश की, और उसका फल भगवान मतलब गॉड वाज काइंड इनफ कि मेरे को एकदम से देखने को मिला उसका रिजल्ट। बट कई बार आपको चीजों का रिजल्ट देखने को मिल जाता है प्रत्यक्ष रूप से, और कई बार आपको पता भी नहीं होता कि उस चीज ने आपको कौन सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लाइफ में चेंज करा, जिससे कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं इजी हो गई, जहां पर आपको रियलाइज भी नहीं हुआ। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं लगती हैं, बट एक्चुअल में अगर हम परसीवरेंस से, हार्ड वर्क से और ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से सारे काम अपने करते रहें टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी, तो कहीं ना कहीं जाकर मतलब वी विल ऑल गेट रिवॉर्डेड फॉर इट इन विच एवर वे। और कई बार लोगों को आदत होती है अपनी किस्मत को दोष देने की, ये हमारे साथ क्यों हुआ। हो सकता है वो चीज ज्यादा बुरी हो सकती थी आपके साथ, और क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हैं पहले, तो वो आपके साथ कम बुरी हुई है, उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया। तो कभी भी हताश ना हो, और इन बातों को एक्चुअली में लेक्चर ना माने, या ये मतलब ये ना समझें कि ये तो हर कोई बोल के निकल जाता है,
बट इट्स अ फैक्ट कि ये चीजें सही में मायने रखती हैं, और अगर आप ऑनेस्टली डेडिकेटेडली अपना काम करते हैं तो यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑटोमेटिकली। आप फील करेंगे इन द प्रोफेशन, बाय द बेंच, बाय योर कलीग्स, you will have a different level of respect which you will command from them automatically. धन्यवाद अनुज जी, आपने इस बात को साझा किया, दो शब्द रखे हमारे दर्शकों तक, और जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं जो इसको सुनेंगे, इस प्रोग्राम को जब हम इसको यूट्यूब में अपलोड करेंगे, तो ये जो बात अनुज जी ने कही वो सिर्फ इसलिए नहीं कही कि उनका कहने का मतलब मकसद सिर्फ बात करने से था, पर इसलिए जो उन्होंने पूरे इस घंटे भर में हमारे साथ जुड़ के जो बातें की और जो अपनी पूरे जीवन यात्रा को हमसे साझा किया, उसमें खुद उन्होंने ये बातें अमल में लाई, खुद उन्होंने मेहनत की है, खुद वो आगे बढ़े हैं अपनी मेहनत से, और इसीलिए आज देश और दुनिया में वो इतना नाम और इतनी इज्जत कमा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आज आप हमसे जुड़े, और मैं अपने दर्शकों से अपील करता हूँ कि ये जो हमारी छोटी सी मुहिम है, इसको अगर आप समझते हैं, इसको अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका सबसे सरल तरीका है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरों तक ये बात पहुंचे, हमारी आवाज़ पहुंचे, देश दुनिया में जागरूकता बढ़े लोगों की कानून को लेके, कुछ पॉजिटिविटी जो अच्छे विचारों को लेके है वो फैले। और मेरी ईश्वर से कामना अनुज जी कि आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, और आपके परिवार में, आपके परिजनों में, आपके समाज के घेरे में सभी लोग स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। थैंक यू जी, सेम टू यू।